हजार मील का सफर भी एक कदम से ही आरंभ होता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर गंगा प्रकाश वैश्विक और आज के इस सत्र में लेकर आया हूं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यदि आप शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूके द्वारा आयोजित की जाने वाली लेक्चरर या यूके SSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक अध्यापक LT, इसके अतिरिक्त यूटेट सीटेट या अदर्स स्टेट से संबंधित कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम, तो ये सत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप धैर्य के साथ प्रश्नों को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस सीरीज से संबंधित 20 क्वेश्चन हम पिछली 2 पार्ट्स में हल कर चुके हैं। यदि आपने वे वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन दोनों का लिंक इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में पिन कर दिए गए हैं, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं इसे सोचता हूँ, मैं इसलिए सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। यह कथन निम्न में से किसने कहा है? तो ये किसने कहा कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं इसलिए सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। इन 4 विकल्पों में से हमें सही उत्तर को बताना है। विकल्प हैं किर्केगार्ड, कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो या अरस्तू। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किर्केगार्ड। किर्केगार्ड को अस्तित्ववाद का प्रतिपादक कहा जाता है। तो ये अस्तित्ववाद से जुड़ा हुआ है, अस्तित्ववाद यानी व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ है। तो ये कथन है किर्केगार्ड का। और ऑप्शन नंबर बी, कार्ल रोजर्स और सी, अब्राहम मैस्लो, ये दोनों मानवतावादी हैं। और रही बात अरस्तू की, तो अरस्तू आदर्शवादी हैं। तो ये शिक्षक से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं टीचिंग में, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर पूछा गया है, अपने आप को जानो, निम्नांकित में से यह किसका मूल मंत्र है? तो यहाँ पर शिक्षा से संबंधित 4 अवधारणाएं या कहें विचारधाराएं दी गई हैं। तो अपने आप को जानो ये किससे संबंधित है? प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद या मानवतावाद? तो इसका जो सही उत्तर है ये जुड़ा है अस्तित्ववाद से। अस्तित्ववाद यानी व्यक्तिवाद, और अस्तित्ववाद से कौन जुड़े हैं? किर्केगार्ड, जो कि हमने पिछली वीडियो में जिसका डिस्कस किया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पूछा गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निम्न में से किस विचारधारा के अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को इनमें से किसके अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, मानवतावाद या प्रयोजनवाद? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, परियोजनावाद। तो परियोजनावाद के अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। परियोजनावाद से संबंधित कुछ फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर परियोजनावाद यानी प्रैग्मेटिज्म, इसके प्रतिपादक हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी का नाम आपने सुना होगा। तो ये इसके प्रतिपादक हैं। इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है। तो परियोजनावाद को या प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है। प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना जाता है। तो इसे अमेरिका की देन माना जाता है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं होता, बल्कि अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी इसमें माना जाता है। तो इसमें से जो पूर्व से निर्धारित निश्चित आदर्श होते हैं या सत्य होता है, जिसे हम पहले से मान के चलते हैं, उसको इसमें कोई स्थान नहीं दिया जाता। और प्रयोजनवाद पूर्ण रूप से अनुभव पर आधारित होता है, अर्थात अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी इसमें मानी जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रयोजनवाद से संबंधित।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एकात्म शिक्षा अर्थात इंटीग्रल एजुकेशन की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया। तो यहाँ पर शिक्षा से जुड़े हुए 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं। तो इनमें से कौन एकात्म शिक्षा की अवधारणा से जुड़े हुए हैं अर्थात इंटीग्रल एजुकेशन की अवधारणा को इनमें से किसने प्रतिपादित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, महात्मा गांधी या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर है श्री अरविंदो। तो श्री अरविंदो ने दिया था एकात्म शिक्षा की अवधारणा को, या कहें एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया था श्री अरविंदो ने। तो कई जगह लिखा होगा एकात्म शिक्षा, कई जगह लिखा होगा एकीकृत शिक्षा, तो दोनों का मतलब एक ही है अर्थात इंटीग्रल एजुकेशन, और इससे संबंधित है श्री अरविंदो, या कई जगह अरविंद घोष भी लिखा होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि शिक्षार्थी केंद्रित विधि है? शिक्षार्थी या विद्यार्थी? शिक्षार्थी कौन है? जो सीखता है, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड आप इंग्लिश में इसे कह सकते हैं, या लर्नर मेथड भी आप कह सकते हैं, लर्नर सेंटर्ड मेथड। शिक्षार्थी केंद्रित विधि या विद्यार्थी केंद्रित विधि या स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड या लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि शिक्षार्थी केंद्रित विधि है अर्थात जो स्टूडेंट या विद्यार्थी या शिक्षार्थी पर केंद्रित होती है? पहला है अनुमानी विधि, जिसे इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। दूसरा है प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि। तीसरा है परियोजना विधि। चौथा है व्याख्यान विधि। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुमानी विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड। तो अनुमानी विधि या जिसे ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं, ये संबंधित है विद्यार्थी से या शिक्षार्थी से। तो ये शिक्षार्थी केंद्रित विधि है शिक्षण की। कौन सी? अनुमानी विधि, या कई जगह केवल लिखा रहेगा ह्यूरिस्टिक विधि। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है ये टीचिंग से संबंधित। और दूसरा जो बी है प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि, ये जुड़ी हुई है शिक्षक केंद्रित विधि है, ये टीचर सेंटर्ड मेथड है प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि। और तीसरा है परियोजना विधि। परियोजना विधि एक प्रकार से मिश्रित शिक्षण विधि है, मिक्स्ड है ये, मिश्रित शिक्षण विधि। और डी है व्याख्यान विधि अर्थात लेक्चर मेथड, ये जुड़ा है शिक्षक से, तो ये भी टीचर सेंटर्ड मेथड है अर्थात शिक्षक केंद्रित विधि है। तो बी और डी है शिक्षक केंद्रित, सी है मिश्रित विधि, और पहला है जिसे हम कहेंगे शिक्षार्थी केंद्रित, अनुमानी विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। तो शिक्षण की विधियां से संबंधित जानकारी हमको होनी चाहिए। इस पर हमने कई वीडियोज बनाए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अध्यापक केंद्रित विधि है? टीचर सेंटर्ड मेथड। अब आप आसानी से इसका उत्तर बता पाने में सक्षम हो गए होंगे। प्रदर्शन विधि, संगोष्ठी विधि, ऐतिहासिक विधि या व्याख्यान विधि। सही उत्तर है लेक्चर मेथड अर्थात व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि जुड़ी है अध्यापक से, क्योंकि टीचर आगे से लेक्चर देता है यानी व्याख्यान देता है और बच्चे उससे सुनते हैं। तो इसमें ज़्यादा जो हलचल करता है, ज़्यादा जो एक्टिव रहता है वो रहता है टीचर। बाकी स्टूडेंट्स केवल सुनते हैं या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख लेते हैं। तो इसे लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि कहते हैं। और ये बड़े समूह में यूज की जाती है, जैसे कॉलेज स्तर पर या जहाँ पर बच्चे बड़े हों वहाँ पर ये विधि यूज की जाती है बड़ी कक्षाओं के लिए। छोटी कक्षाओं में आप व्याख्यान विधि को यूज में नहीं ला सकते, अगर लाएंगे तो बच्चों के समझ में वो चीज़ें जल्दी नहीं आ पाएंगी। तो टीचर सेंटर्ड मेथड है व्याख्यान विधि अर्थात अध्यापक केंद्रित विधि या पद्धति। प्रदर्शन विधि क्या है? ये मिश्रित विधि है। संगोष्ठी विधि भी, ये भी मिश्रित विधि है। संगोष्ठी यानी सेमिनार, प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये दोनों मिश्रित विधियां हैं। ऐतिहासिक विधि ये क्या है? ये है शिक्षार्थी केंद्रित विधि। जैसे ह्यूरिस्टिक था ऊपर, जिसे हम अनुमानी विधि कह रहे थे, तो अनुमानी और ऐतिहासिक खोज विधि, ऐतिहासिक खोज विधि भी कई जगह इसे लिखा होता है, कई जगह खोज विधि लिखा होता है। तो ये हैं शिक्षार्थी केंद्रित विधि। और व्याख्यान क्या है?
अध्यापक केंद्रित या कहें शिक्षक केंद्रित, और प्रदर्शन विधि संगोष्ठी विधि क्या है, मिश्रित हैं ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन एक शिक्षण का श्रव्य सहायक सामग्री। तो शिक्षण की सहायक सामग्रियाँ होती हैं जैसे दृश्य सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री और केवल दृश्य सामग्री। तो दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य, तो कुछ होते हैं केवल जिन्हें हम सुन सकते हैं, कुछ होते हैं केवल जिन्हें देख सकते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया शिक्षण का श्रव्य सहायक सामग्री जिसे केवल सुन सकते हैं। फ्लैश कार्ड नहीं है, समाचार नहीं है, ग्रामोफोन या लिंग्वाफोन ये सही उत्तर है। तो ये क्या है, श्रव्य सहायक सामग्री है। प्रतिमान ये दृश्य है। प्रतिमान क्या हो गया, मॉडल, तो मॉडल को हम केवल देख सकते हैं। फ्लैश कार्ड क्या होगा ये आप बताने की कोशिश कीजिए। फ्लैश कार्ड भी दृश्य होगा। और समाचार क्या होगा, समाचार दृश्य भी होगा, श्रव्य भी होगा, क्योंकि समाचार को हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं जैसे टेलीविज़न पर। ग्रामोफोन या लिंग्वाफोन ये केवल श्रव्य है। ग्रामोफोन या लिंग्वाफोन क्या होता है, ये रेडियो की ही भांति शिक्षण का एक प्राचीन माध्यम है। जैसे रेडियो होता था उससे हम सुनते थे, ये भी उसी की तरह एक प्राचीन माध्यम है और इसके माध्यम से छात्रों के अशुद्ध उच्चारणों को शुद्ध करने में काफ़ी मदद मिलती है। जैसे कहीं पर बच्चे किसी शब्द का उच्चारण अशुद्ध करते हैं तो इसके माध्यम से उसे शुद्ध करने में मदद मिलती है। वर्तमान में इसका जो प्रयोग है वो देखने में कम मिल रहा है, क्योंकि अब रेडियो, ग्रामोफोन या लिंग्वाफोन का ज़माना लगभग नहीं है, बहुत कम लोग इनको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अर्थात टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है। तो इनमें से कौन एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है। शिक्षार्थी, शिक्षक, संस्थान या माता पिता। शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट, शिक्षक अर्थात टीचर, संस्थान यानी स्कूल, माता पिता यानी पेरेंट्स। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीचर अर्थात शिक्षक। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक क्या है, स्वतंत्र चर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा। आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हैं, प्रश्नों को पढ़कर जवाब देने की कोशिश कीजिए। पूछा गया है निम्न में से किस विधि से छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव है। तो यहाँ पर 4 विधियाँ दी गई हैं मूल्यांकन की। ये चारों विधियाँ किसकी हैं, मूल्यांकन की अर्थात इवैल्यूएशन। तो निम्न में से किस विधि से छात्रों का, स्टूडेंट का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव है, बेस्ट इवैल्यूएशन पॉसिबल है। तो निरंतर मूल्यांकन से या पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन से या प्रारंभिक मूल्यांकन से या वर्ष में 2 बार मूल्यांकन से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, निरंतर मूल्यांकन। तो आपने ये सुना भी है सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो साल भर किया जाता है, जिसमें हर महीने मासिक परीक्षाएं होती हैं, फिर उसके बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, फिर अंत में भी परीक्षाएं होती हैं, असेसमेंट होते हैं, प्रोजेक्ट होता है। इसे कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन अर्थात निरंतर किया जाने वाला मूल्यांकन। तो छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन निरंतर मूल्यांकन या सतत और व्यापक मूल्यांकन से संभव है। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन जिसे हम वार्षिक परीक्षा कहते हैं, इसी से हम बच्चों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन नहीं कर सकते। प्रारंभिक मूल्यांकन से भी ये संभव नहीं है और वर्ष में केवल 2 बार परीक्षाएं अर्थात मूल्यांकन करने से भी ये संभव नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरंतर मूल्यांकन, या कई जगह लिखा होगा सतत और व्यापक मूल्यांकन। आखिरी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी शैक्षिक संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। तो इनमें से 4 विकल्प हैं, इनमें से किसी शैक्षिक संस्थान अर्थात स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है। शैक्षिक संस्थान क्या होगा, विद्यालय होगा। तो किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है, कक्षा प्रणाली, विद्यालय की ढांचागत सुविधाएं जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, सी है पाठ्य पुस्तकें यानी टेक्स्ट बुक्स और शिक्षण अधिगम सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM, और चौथा है छात्रों का उपलब्धि स्तर। तो आप समझ लीजिए कि कोई स्कूल है, कोई विद्यालय है, उसमें शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है इनमें से।
तो हैं तो चारों इम्पोर्टेंट। कक्षा प्रणाली भी होनी चाहिए, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात ढांचागत सुविधाएं भी होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स भी होनी चाहिए, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री जिसे हम शॉर्ट में TLM कहते हैं वो भी होना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है छात्रों का उपलब्धि स्तर। तो छात्रों ने क्या उपलब्धि प्राप्त की, उनका स्तर कैसा है, क्या अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त की, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उपरोक्त 3 विकल्प से। तो जब छात्रों का उपलब्धि स्तर बेहतर होगा तो उपरोक्त जो 3 चीज़ें ABC ये गौण हो जाती है वहाँ पे। तो इसलिए किसी भी शैक्षिक संस्थान अर्थात विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है छात्रों का उपलब्धि स्तर। तो उनका अचीवमेंट लेवल बेस्ट है या नहीं है, सकारात्मक नकारात्मक क्या है, उस आधार पर हम किसी शैक्षिक संस्थान की रैंकिंग भी कर सकते हैं और उसकी गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक उसे मान सकते हैं। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड या शैक्षिक मूल्यांकन और शिक्षा की अवधारणाओं से जुड़े हुए थे। और यदि आप शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर लीजिए। चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बने रहिए योर सिलेक्शन श्योर और डॉक्टर गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। ऑल द बेस्ट।